अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके में किसान अपनी पैदावार समेट रहे हैं, लेकिन ये साल कुछ अलग गुजरा। खेती की कहानी इस वक्त दो अलग अलग कहानियां हैं। चीजों के दाम अच्छे खासे हैं। मक्का और सोयाबीन महंगा है। मवेशी कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हर चीज स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और रबड़ से बनी है। और फिर अपनी फसल के लिए हमें बीज भी तो चाहिए, खाद चाहिए, केमिकल चाहिए। ऐसी तमाम चीजें दुनिया के दूसरे हिस्सों से आती हैं। हम पर तो हर लिहाज से असर पड़ रहा है। कृषि सेक्टर छोटा लेकिन असरदार है। अर्थव्यवस्था को संभालने की सरकार की कोशिशों को किसान कैसे देखते हैं और महंगाई उन्हें कैसे प्रभावित कर रही है? उन्हें क्या लगता है कि भविष्य में उनके लिए क्या अच्छा रहेगा? चलिए पता लगाते हैं। अमेरिकी किसान रिपब्लिकन्स को वोट देते आए हैं। 2020 में भी यही हुआ। उन्होंने जोर शोर से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल में चीन के साथ कारोबारी लड़ाई की वजह से बड़ा नुकसान उठाया। अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए चीन अहम निर्यात बाजार है। लेकिन कोई भी सरकार सत्ता में हो, अमेरिकी किसानों को सालाना अरबों डॉलर की सब्सिडी मिलती रही है। महामारी के दौरान अमेरिकी कृषि मंत्रालय से किसानों को रिकॉर्ड मदद मिली। हम किसानों की चिंता ये है कि इनमें से बहुत सी चीजें हुई भी नहीं हैं। हम लोग 2 साल पहले ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने आते ही पहला काम ये किया कि इस इलाके की कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन बंद करा दी। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होता। ऊर्जा की कीमत बढ़ने पर महंगाई आ जाती है। हम लोग डीजल ईंधन पर चलते हैं, अपनी फसल उगाते हैं। उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, फिर उसे काटते हैं। लेकिन जब ऊर्जा कीमतें इतनी ऊंची चली जाती हैं तो इसका असर अंत में आखिरी उपभोक्ता तक चला जाता है, जो खाने के लिए 30, 40, 50% ज्यादा भुगतान करता है। कृषि उत्पादों की ये ऊंची कीमतें उनकी बढ़ती लागत की कुछ भरपाई कर रही हैं। जैसे कि पिछले साल खाद कीमतें 3 गुना बढ़ गई थीं। किसानों को लगता है कि उनके खर्च बहुत बढ़ जाएंगे और बचत कम। हम लोग बहुत सारा पैसा नहीं गंवा रहे हैं, लेकिन आखिरकार फसल की कीमतें गिर जाती हैं। आपूर्ति और मांग अपना काम करती है और वे कीमतें फिर लौट आती हैं। हमें उम्मीद है कि उनके साथ खर्चे भी कम होंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा। आमतौर पर कम से कम साल 2 साल हो गए विशुद्ध कमाई से कोई मुनाफा नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान किसानों को मदद मिल रही है। इस साल के शुरू में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महंगाई में कटौती के लिए 700 अरब डॉलर का एक मजबूत कानून पास किया था। इसमें से 3 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि कर्ज में फंसे किसानों को बतौर मदद दी जा रही है। कानून का नाम भले ही कुछ हो, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के इस बिल का असल मकसद है जलवायु संकट से निपटना। बजट में और 20 अरब डॉलर संरक्षण की मौजूदा कोशिशों में लगाए जा रहे हैं, लेकिन कृषि समुदाय की इस बारे में मिलीजुली राय है। ऐसे किसानों की अच्छी खासी संख्या है जो सरकार के खर्च को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। कभी भी 20 अरब डॉलर जैसी राशि वहां फेंक दी जाती है तो वे चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हमारे बच्चे और नाती पोते इसके लिए इस बिल में ही फंसे रहेंगे। ब्रेंडन विफ फसल का काम निपटा चुके हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भविष्य और जलवायु परिवर्तन की चिंता है। हम लोग अपनी फसलों को विविध बना चुके हैं। 15 साल पहले हम लोग सिर्फ मक्का और सोयाबीन उगाते थे। अब 3 फसलों के रोटेशन के तहत गेहूं भी उगाने लगे हैं। हम लोग अपनी मिट्टी को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आंधी तूफान में बह न जाए। हम पानी को भी संरक्षित कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारी बारिशों में वो बेकार न चला जाए। हालांकि मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ने कानून में दर्ज भूमि संरक्षण प्रावधानों की आलोचना की है और सरकार पर जलवायु पर कुछ ज्यादा ही जोर देने का आरोप लगाया। लेकिन ब्रेंडन विफ कहते हैं कि उनके जैसे किसानों के पास राजनीतिक खींचतान का समय नहीं है। ये जानना मुश्किल है कि सरकार इस पर क्या करेगी। हमारे सामने मुश्किलें हैं और हमें उनका समाधान चाहिए। हम 5 साल बैठे बैठे विज्ञान की सच्चाइयों पर माथापच्ची नहीं कर सकते कि आगे क्या करना है। हमें तो आज और अभी अपना काम खत्म करना है। तो अगर सरकार कुछ सही करना चाहती है तो जरा तेजी दिखाए और किसानों को कुछ पैसा मुहैया करवाए, जिससे हम भी अपना काम सही ढंग से अंजाम दे सकें।
साउथ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में कृषि अर्थशास्त्री दीप्ति कोलाडी कहती हैं कि आर्थिक अस्थिरता का ये पल सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का एक मौका हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की अनिश्चितता के चलते न सिर्फ कमोडिटी मार्केट में बल्कि इनपुट सेक्टर में भी कॉस्ट शेयर या सब्सिडी के रूप में सरकार से किसानों को जो प्रोत्साहन मिलेगा उसकी मदद से वो उत्पादन के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय ज्यादा टिकाऊ तरीकों का रुख करेंगे। दीप्ति सरकार को सचेत करती हैं कि वो केवल मनचाहे नतीजे पाने की खातिर सेक्टर में पैसे न डाले। बहुत सारा पैसा इसमें आ रहा है, हमें नहीं पता कि उससे कैसा असर पड़ेगा। कुछ बदलाव होंगे, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर ऐसा होगा। ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा बदलाव होगा, लेकिन जरूरी काम है किसानों को पूरी प्रक्रिया में शामिल करना, न कि उन्हें जाकर बताना कि ये करो, ये ना करो, ऐसा ना करो। अगर आप उत्पादकों के पास जाकर उन्हें बताएंगे कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है और उन्हें आर्थिक फायदे भी बताएंगे, तो बदलाव आ सकता है। लगता नहीं कि डेमोक्रेट सरकार का कानून कीमतों और किसानों की आर्थिक दुश्वारियों को जल्द कम कर पाएगा। सरकार के लिए किसानों का भरोसा जीतना आसान नहीं है। किसान कहते हैं कि उन्हें आने वाली अनिश्चितता के साथ आज की ज़रूरतों का संतुलन तो बैठाना ही होगा। खेती में हम एक औसत योजना तैयार करते हैं, अच्छे नतीजे की दुआ करते हैं और खराब के लिए तैयार रहते हैं। आप नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, हमें बेशक तैयार रहना होगा। अमेरिकी लोग, खासकर हमारे नेता, 2 और 4 साल के चुनावी चक्र के रूप में सोचते हैं, लेकिन मैं दशकों और पीढ़ियों के लिहाज से सोचता हूँ। मेरा काम किसी नेता के करियर के लिए जरूरी भव्य स्कीमों से ज्यादा बड़ा होता है। मैं दोनों में घालमेल नहीं करता। बेशक मैं मानता हूं कि हर प्रशासन ने कुछ न कुछ किया है और वो कुछ न कुछ करता है, लेकिन कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं इस साल की राजनीति या इस साल की अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होता। हम अब ज्यादा बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। इस बड़ी तस्वीर के फ्रेम में ही ये किसान अपने विकल्प चुनेंगे, देश के चुनाव हों या अपने खेत से जुड़े सवाल।